हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर अगर आपका कन्वर्जन आप अपने हिसाब से कन्वर्जन करके आप नहीं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर आप कन्वर्जन अगर अपने हिसाब से करते हैं तो वो कन्वर्जन मान्य नहीं होगा, ठीक है। और सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह जो है वो सब आप पढ़ के जाएँ, ठीक है। और स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो होंगी अलग अलग कॉलेज के हिसाब से, उसके अलग अलग कोर्स के हिसाब से, वो भी आप बिल्कुल पढ़ के जाएँ, ठीक है। इसके बाद देखिए सीट अलॉटमेंट्स के कुछ रूल्स हैं। वो ये है कि मेरिट लिस्ट जो होगी वो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, ठीक है। गेट के स्कोर के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। और अगर मान लीजिए कि कुछ टाई कहीं पर होता है, ठीक है, तो उस टाई को रिजॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। फॉलोइंग क्राइटेरिया का यूज़ किया जा रहा है। वो ये है कि जितना पुराना गेट का स्कोर होगा, जैसे मान लीजिए स्कोर आपका सेम है, जैसे मान लीजिए आपका स्कोर है 700 और आपका या मतलब मान लीजिए 3 लोगों का गेट स्कोर जो है वो 700 है, तो उन तीनों के लिए मेरिट किस हिसाब से बनाई जाएगी। तो जिसका गेट स्कोर जो 700 स्कोर है अगर वो 2015 में है तो वो सबसे पहले रहेगा, सेकंड नंबर पर रहेगा 2016 वाला, और उसके बाद रहेगा 2017, यानी कि 2015 को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। देन इसके बाद अगर आपके पास अगर 2 लोग हैं जिनका 16 और 17 का स्कोर है और वो सेम है तो उसमें 2016 को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपका जो एयर ऑफ गेट स्कोर है, मान लीजिए 2017 में मान लीजिए 2 लोग हैं जिनका गेट स्कोर सेम है, दैट इज 700 अगर गेट स्कोर है, तो 2017 में ही दो लोगों का 700 गेट स्कोर है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसके जो गेट मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसमें बेसिकली नॉर्मलाइज मार्क्स ही आएंगे आपको, क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स ही आपके स्कोर कार्ड में दिखाए जाते हैं। तो नॉर्मलाइज मार्क्स जो होंगे वो जिसके ज़्यादा होंगे उसको हायर प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और एक बहुत अनलाइकली इवेंट और बनता है, वो ये बनता है कि आपका एयर भी अगर सेम है, ठीक है, आपका ये सब कुछ तो कंडीशन सेम है ही है, साथ ही साथ आपके अगर मार्क्स भी अगर सेम हो जाते हैं आउट ऑफ 100, जो कि एक बहुत रेयर केस है, ठीक है, बहुत ही अनलाइकली केस है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा होता है और अगर आपका गेट का स्कोर एयर भी सेम है, स्कोर तो सेम है ही है, एयर भी सेम है और आपके मार्क्स भी जो है वो भी सेम है 100 में से, तो क्या होगा, प्रेफरेंस आपको दी जाएगी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, यानी कि जो एल्डर होगा, जो बड़ा होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले की होगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और जो सीट अलॉटमेंट किया जाएगा इट इज़ बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स जो होगी वो जो करी जाएगी, जो आपको बेसिकली रिजर्वेशन आपको मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा एक डायग्राम की मदद से CCMT की प्रोसेस को समझाने की कोशिश की गई है। मैं पहले ही बता दूं, जो डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, ये CCMT ने अपने ब्रोशर में ये डायग्राम को बिल्कुल दिया गया है, मैंने वहीं से ये डायग्राम लिया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं बनाया हुआ है, CCMT ने ये डायग्राम दिया हुआ है। मैं आपको इसी के समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से ये प्रोसेस आपकी पूरी की पूरी चलेगी, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 प्रोसेस है, क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम पर बैठेंगे, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, अपने पर्सनल सिस्टम पर बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, आप सिस्टम पर बैठे, आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करनी पड़ेगी 1700 या 2200 अपनी कैटेगरी अनुसार, वो आप अपने सिस्टम में भी कर सकते हैं, ठीक है, ई पेमेंट के थ्रू, और या फिर आपको बैंक में जाके भी आप जमा कर सकते हैं ई चालान के थ्रू, ठीक है। आपने चॉइसेस वो कर दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप चॉइसेस फिल करेंगे, आप तीसरे नंबर की प्रोसेस करेंगे, आप चॉइसेस फिल करना शुरू करेंगे। चॉइसेस आपने फिल कर दी तो उसके बाद क्या होगा, फिर अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, 1 राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये चलता रहेगा, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा करेंगे। 5वें नंबर की प्रोसेस में आप चाहेंगे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा करेंगे, जो कि है 20,000 रुपये। उसको भी आप या तो ई पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं या फिर बैंक में जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जाएंगे आरसी इज़ रिपोर्टिंग सेंटर में जाएंगे, आप अपनी चॉइस वहाँ पर जाके देंगे, फ्रीजिंग, स्लाइडिंग, फ्लोटिंग की, ये भी मैं आगे बताता हूँ ये चीज़ें क्या है, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपको अगर मान लीजिए आपको फ्रीज करना है या आप अपने उससे संतुष्ट हैं जो आपको सीट मिली है, तो आप जाके जमा करेंगे सीट कन्फर्मेशन फ़ी, जो कि होगी 10,000 रुपये की, ठीक है। वो फिर से वही ई पेमेंट के थ्रू या फिर बैंक में जाके ई चालान के थ्रू, ठीक है। ये सब कुछ अगर आपका हो गया और अगर आपको फीस जमा आपकी फाइनली हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे फ्रीज करेंगे और आप कन्फर्मेशन लेटर जाके लेके जाएंगे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पर आप जाके जो बैलेंस फीस है वो जमा करेंगे और CCMT काउंसलिंग आपके लिए हो गई कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बेसिकली मान लीजिए क्या होता है, अगर यहाँ तक आपको तीसरे राउंड तक भी अगर आपको सीट नहीं मिलती है या फिर आपको NSR के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप 9वें नंबर की प्रोसेस में जाएंगे, आप फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे NSR के लिए और NSR की फ़ीस जमा करेंगे। ये जो 42,200 रुपये है या फिर 11,700 रुपये, ये आप बैंक में जाके या ई पेमेंट के थ्रू जमा कर सकते हैं। फिर आप आके NSR के लिए चॉइसेस फिल करेंगे, ठीक है। NSR के लिए चॉइसेस आपने फिल करी। फिर अगर आपको नेशनल स्पोर्ट राउंड के लिए जो
आपका अगर अलॉटमेंट होता है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सीधे क्या करते हैं, जो लेटर लेके आप जाएंगे कहाँ, सीधे इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर जाके आप फीस जमा करेंगे और फिर यहीं पर जाके आपकी इंटरनल स्लाइडिंग भी होगी और उसकी इंटरनल स्लाइडिंग होने के बाद भी आप जाएंगे कहाँ, सीधे कॉलेज में। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है जो है CCMT के दौरान होने वाला है, वो मैं आपको अभी आगे और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल मेरे को लगता है, उम्मीद है कि आप ये चीज़ें जो मैंने बताई वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कहानी यहाँ पर लिखी हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में, लॉकिंग ऑफ चॉइसेस के बारे में, किस तरीके से करना है। ये जो सेक्शंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये वो सेक्शंस हैं जो आपको ब्रोशर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप पढ़ने, इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको जो चीज़ें बता चुका हूँ ये पूरी की पूरी उसी तरीके से। मैं भी आपको आगे जाके इसको एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, वहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझाऊंगा, वहाँ पर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वही है कि अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आपको क्या क्या किस तरीके से करना है। ठीक है, और एक बात ये भी है कि इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स या जो पार्ट टाइम सीट्स हैं, जो स्टूडेंट्स उनमें फ़ीस एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उनके लिए ये काउंसलिंग उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे, वो क्या करें, वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर सीधे कॉन्टैक्ट करें स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम सीट्स के लिए, अगर आप कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, फिर आगे हम बात करें, देखिए एडमिशन प्रोसेस फ्लो नाम से एक यहाँ पर बनाया है, मैं इसकी बात आपसे कर लूँगा कि यहाँ पर हम किस तरीके से मैं आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये है वो, देखिए किस तरीके से मैं भी आपको बताता हूँ, आप देखते रहिएगा इसको। ठीक है, हाँ देखिए ये है, इसमें क्या है, देखिए ये CCMT वालों ने एक बना के दिया है। इसमें क्या है कि 10 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, 10 तारीख का आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद 8 मई तक आपकी ये पूरी प्रोसेस चलेगी। इसमें पहले ही समझा दूँ कि जो ये वाला कलर है, ये कलर वो है, मतलब इसमें आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, ये सारा काम आपने करना है। और जो ये वाला कलर है, दिस इज़ फॉर, ये बेसिकली CCMT द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम धीमे धीमे समझते हैं कि आपको सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो आपने क्या करना है। ठीक है, 10 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, वहाँ पर से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट कर लें, नेसेसरी डेटा फिल कर लें, गेट रजिस्ट्रेशन ID आपको मिल जाएगी और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह आप पे कर दें। लास्ट डेट उसकी मैंने आपको बताई दी है, 8 मई है। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन चॉइसेस आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। 10 अप्रैल से लेकर आप चॉइसेस फिल कर सकते हैं। लॉकिंग की डेट्स हैं 8 से 11 मई और ऑटोमेटिक लॉकिंग ऑफ चॉइसेस जो है वो है 11 मई को रात को 11:59 पर। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने 10 दिन का इंतजार करना है। पहले राउंड ऑफ अलॉटमेंट जो होगा वो होगा 21 मई को। ठीक है, 21 मई को अलॉटमेंट होगा। अब उसके बाद यहाँ से कन्फ्यूजन लोगों के मन में स्टार्ट होता है कि अब क्या होगा। देखिए अब क्या होगा, अब सीधी सी बात यह है, यहाँ पर एक चॉइस आ जाती है, एक ऑप्शन आता है कि या तो आपके को सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, सिंपल केस जो है, अगर आपको मान लीजिए सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने सीधे सेकंड राउंड के लिए वेट करना है। ठीक है, सेकंड राउंड के लिए वेट करना है। और अगर सीट अलॉट हुई है, अगर आपको मान लीजिए कोई भी सीट अलॉट हुई है, सीट अलॉट होने या नहीं होने का मतलब ये है कि कोई भी सीट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपने चॉइसेस फिल करी है उसमें से कोई भी सीट, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चाहा हो वही मिल जाए, मतलब पहली बार में। ठीक है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, किसी को हो सकता है कि वो पहले राउंड में मिल जाए, लेकिन अगर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है तो थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार करें। ठीक है, अगर राउंड 1 में जो सीट अलॉट अगर आपको होती है तो आपने क्या करना है कि 20,000 रुपये जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो आपने जमा करनी है। ठीक है, किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर में आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करवाने हैं और वहाँ पर आपने अपनी विलिंगनेस बतानी है, यानी कि आप किसके लिए जाना चाहेंगे, फ्लोटिंग, स्लाइडिंग, फ्रीजिंग। ठीक है, और यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप एक कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको विलिंगनेस की बात आती है कि आप इनमें से क्या देंगे। ठीक है, या तो अगर आप फ्रीजिंग करवाते हैं, फ्रीजिंग करवाने का मतलब है कि जो आपको यहाँ पर सीट अलॉट हुई है आप उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, आप उस कॉलेज से, उस कोर्स से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, तो आप करवा लेंगे फ्रीज। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट करेंगे, जो भी पेमेंट मोड होगा उसके थ्रू, और वहाँ से आप क्या करेंगे, एक CCMT की वेबसाइट से ही आप एक प्रोविजनल कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, और आप क्या करेंगे कि अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके फाइनल एडमिशन ले लेंगे और जो बाकी बची हुई फीस है वहाँ पर सबमिट करेंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एज़ पर दी रिस्पेक्टिव एडमिशन इंस्टीट्यूशन शेड्यूल। मतलब जो भी वहाँ का इंस्टीट्यूट का शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है वो एंड हो गई है। ठीक है, ये तो तब है जब आपको पहले राउंड में जो सीट मिली आप उसको पूरी तरीके से कंफर्म करते हैं तो आपके लिए प्रोसेस एंड हो गई। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आपको सीट मिली तो है बट आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, आपने ये दोनों चीज़ तो करनी ही करनी है। ठीक है, अब आपने विलिंगनेस डाली है यहाँ पर स्लाइडिंग या फ्लोटिंग की, तो स्लाइडिंग या फ्लोटिंग की अगर आपने जाके वहाँ पर विलिंगनेस डाल दी है तो आपने भी कुछ नहीं करना है, आपने भी सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट के लिए वेट करना है। और सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट के लिए वेट वो लोग करेंगे या तो जिनको पहले राउंड में सीट नहीं मिली है, या फिर वो लोग जिनको मिली है और वो संतुष्ट नहीं है, उन्होंने फ्लोटिंग या स्लाइडिंग का ऑप्शन डाला है
आरसी में जाकर, यानी कि रिपोर्टिंग सेंटर में जाकर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग सेंटर में जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर आप वहाँ जाएंगे और सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट जो होगा वो होगा 29 मई को। फिर से वही कहानी शुरू होती है कि अगर सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट में आपको सीट अलॉट हुई है, अगर नहीं हुई है तो फिर कुछ नहीं करना, फिर तीसरे राउंड का वेट करना है। अगर होती है तो फिर वो डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पर पहली बार हो रही है या पहले भी हो चुकी है। अगर तो पहली बार हो रही है, मान लीजिए आपको पहले राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी, सिर्फ दूसरे राउंड में ही स्टार्टिंग में आपको पहली बार सीट अलॉट हुई है, तो आपने फीस जमा नहीं करी होगी ये 20,000 रुपये। और मान लीजिए आपको पहले राउंड में सीट अलॉट हो गई थी, आप वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा करके आ चुके हैं और उसके बाद आपने स्लाइडिंग और फ्लोटिंग का ऑप्शन डाला है, तो आपको क्या होगा कि अगर आपने ये 20,000 रुपये जमा कर दिए हैं तो फिर आप जाएंगे यहाँ, ठीक है। फिर आप जाएंगे यहाँ, फिर आप सेम आरसी में जाएंगे और अपनी विलिंगनेस का ऑप्शन बताएंगे कि आपको अगर विलिंगनेस चेंज करनी है, जैसे मान लीजिए स्लाइडिंग या फ्लोटिंग ही रहने देना है। अगर मान लीजिए दूसरे राउंड में भी आपको जो सीट मिलती है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं अभी भी, अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आपकी जो चॉइस है वो स्लाइडिंग और फ्लोटिंग की ही रहे, तो आपको फिर आरसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 20,000 रुपये आपने जमा कर रखे हैं, आपको आरसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी यही जो चॉइस है वो आगे के लिए भी कंसिडर, अगले राउंड के लिए भी कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको चॉइस, अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर पहली बार सीट अलॉट हो रही है दूसरे राउंड में, ठीक है, और आपने ये 20,000 रुपये जमा नहीं करे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि 20,000 रुपये जमा करने हैं किसी भी पेमेंट मोड से, और उसके बाद किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर में जाके आपको अपनी विलिंगनेस बतानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर जाके ऑप्शन क्या आता है कि या तो आप फ्रीज़ करवाते हैं, अगर आपको यहाँ पर दूसरे राउंड में जो सीट मिली है उससे अगर आप संतुष्ट हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए भी बता रहा हूँ मैं, इनके लिए भी है ये। अगर दोनों के लिए अगर ऑप्शन यही है कि अगर आप सीट जो मिल गई है उससे संतुष्ट है, फ्रीजिंग करवाते हैं, तो फिर वही है, सीट कंफर्मेशन फ़ीस जमा करिए, एडमिशन लेटर यहाँ से प्रोविजनल कंफर्मेशन लेटर निकालिए, कॉलेज में जाइए, फ़ीस जमा करिए और उनके अकॉर्डिंग अपनी क्लास अटेंड करिए। आपके लिए भी प्रोसेस क्या है, एंड हो चुकी है, ठीक है। अभी भी दूसरे राउंड के बाद जो भी संतुष्ट नहीं है, जिनको भले ही पहले राउंड में मिला था फिर दूसरे राउंड में फिर मिला, या फिर जिनको दूसरे राउंड में ही पहली बार सीट अलॉट हुई है, अगर वो स्लाइडिंग और फ्लोटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, आप जाकर ये ऑप्शन वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट जो है वो होगा 11 जून के लिए, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे की प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। अब फिर आती है बात तीसरे राउंड के लिए, ठीक है। अगर तीसरे राउंड के में जो कि यहाँ पर डेट दी गई है, क्या दी गई है देखिए 11 जून, अगर 11 जून तक भी आपको सीट अलॉट होती है या नहीं होती है, अगर नहीं होती है तो फिर बात की बात मैं उसको फिर बताते हैं। पहले ये देखिए कि अगर सीट आपको अलॉट होती है, फिर उसमें यह है अगर आपको सीट अलॉट होती है तो फिर उसके दो ऑप्शन आते हैं कि या तो आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि इसके आगे फिर आप स्लाइडिंग फ्लोटिंग का ऑप्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि स्लाइडिंग फ्लोटिंग इसके बाद नहीं है, 3 ही राउंड है। 3 राउंड में अगर आपको सीट मिलती है, कोई भी सीट अलॉट होती है, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, अगर लेना चाहते हैं तो फिर वही ऑप्शन खड़ा होता है कि क्या आपने आपने क्या ये 20,000 रुपये जो थे वो पहले पे कर रखे हैं। अगर कर रखे हैं तो ठीक है, आरसी में जाइए, ठीक है, आरसी में जाइए और आरसी में जाके अपनी विलिंगनेस वहाँ पर बताइए अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर एक चीज़ का नोट ये रखिएगा कि जितने भी फ्लोटिंग का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा स्लाइडिंग में। और कंप्लीट यहाँ पर अपनी एडमिशन प्रोसेस को आप सीट कंफर्मेशन फीस जमा करिए, कॉलेज में जाइए, एडमिशन लेटर निकालिए और कॉलेज में जाके क्लास स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए प्रोसेस एंड हो गई। फिर से दूसरा एक ऑप्शन ये आता है कि आपको मान लीजिए आपने ये 20,000 रुपये पे नहीं करे थे, और 20,000 रुपये अगर आपने पे नहीं करे हैं तो फिर से वही है, 20,000 रुपये पे करिए, आरसी में जाइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करिए बाय पेइंग द सीट कंफर्मेशन फ़ी, और यहाँ से ये प्रोविजनल लेटर, एडमिशन लेटर जनरेट करिए CCMT की वेबसाइट से, और कॉलेज में जाइए, बाकी बची फीस जमा करिए, काउंसलिंग आपके लिए भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आप एडमिशन लेना ही नहीं चाहते, मान लीजिए आपको तीसरे राउंड तक कोई भी ऐसा कॉलेज या ऐसी ब्रांच मिली है जो आपको नहीं लेना चाहते, आपने एडमिशन, यू वांट टू टेक एडमिशन को बोला नो, तो आप क्या करिए, सेम आरसी में जाइए जहाँ पहले गए थे, ठीक है। आप अपना एडमिशन का जो अलॉटेड सीट है उसको विड्रॉ कर लीजिए, और इसकी जो लास्ट चांस फॉर विड्रॉवल है, ठीक है, यहाँ पर चांस है लास्ट चांस फॉर विड्रॉवल, वो 12 से 15 जून के बीच में लास्ट डेट है, ठीक है। तो 19,000 रुपये जो बेसिकली 1,000 रुपये फीस है आपकी, जो 20,000 रुपये आपने जमा करे हैं, वो 20,000 रुपये आपने जमा करे हैं, वो 19,000 रुपये यहाँ पर आपको 19,000 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, वो बाद में कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन ये आता है कि क्या आपने जो एडमिशन की अपनी जो सीट है जो विड्रॉ कर ली है, या फिर आपको तीसरे राउंड के बाद भी अगर कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो फिर कुछ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप नेशनल स्पोर्ट राउंड में इंटरेस्टेड हैं। अगर नहीं है
तो फिर CCMT वाले आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। 3 राउंड में आपको सीट नहीं मिली, NSR के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो बिना आपको कुछ भी सीट मिले एंड हो जाती है, ठीक है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको तीसरे राउंड तक सीट नहीं मिली है या फिर आपने ऐसी सीट मिली है जो उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, आपने अपनी अलॉटेड सीट को विड्रॉ कर दिया है और आप NSR में इंटरेस्टेड हैं, NSR में इंटरेस्टेड है तो यस, तो आप क्या करेंगे, NSR की जो फीस है वो फिर से जमा करेंगे, ठीक है, 42,200 या फिर 11,700 रुपये। और फिर एक चीज़ और है, जो फ्लोटिंग चॉइसेस हैं जो इंटरनल स्लाइडिंग में कन्वर्ट होंगी, ठीक है, जो फ्लोटिंग की चॉइसेस हैं वो इंटरनल स्लाइडिंग में जो कन्वर्ट होंगी, उनका जो रिजल्ट आएगा वो 25 जून को आएगा। आपको एडमिटेड इंस्टीट्यूट में जाके जो बैलेंस फीस है वो जमा करनी है 26 से 29 जून के बीच में, और जो वैकेंसी डिक्लेयर करी जाएगी NSR के लिए वो करी जाएगी 4 जुलाई को। यहाँ से फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, या ये लोग भी कर सकते हैं जिनको यहाँ पर ये सीटें नहीं मिली हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको 5 से 15 जुलाई के बीच में अपनी चॉइसेस फिल करनी होंगी। रिपोर्टिंग सेंटर में जाना होगा आपको 17 से 20 जुलाई के, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे 17 से 20 जुलाई के बीच में। नेशनल स्पॉट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 23 जुलाई को होगा, ठीक है। अब NSR में भी 2 ऑप्शन है, NSR में या तो आपको सीट मिली है या सीट नहीं मिली है। अगर आपको NSR में सीट नहीं मिली है तो फिर आप कुछ ना करें, रिफंड का इंतजार करें, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और अगर सीट यहाँ पर आपको मिल चुकी है तो फिर ये समझ लीजिए कि NSR में अगर आपको एक बार सीट मिलती है तो फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखें कि NSR में सीट मिलने के बाद आप सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको अगर जो भी चॉइस यहाँ पर मिलती है आप उसके लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि NSR में आपको सीट मिल गई, अगर आप मना करते भी हैं आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। NSR में पैसा सिर्फ वापस रिफंड उस कंडीशन में होगा अगर आपको सीट नहीं अलॉट हुई। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो जनरेट, अगर आप उससे खुश हैं या ना खुश भी हैं, जो भी हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई ऑप्शन नहीं है, CCMT ने कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं रखा है यहाँ पर विड्रॉ करने का। आप जनरेट प्रोविजनल एडमिशन लेटर जनरेट करें CCMT की वेबसाइट से, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएँ, वहाँ की फ़ीस जमा करें और क्लासेस स्टार्ट कर लें। और इसी के साथ क्या होगा कि आपको जो CCMT की पूरी प्रोसेस है 2017 के लिए वो एंड कर जाती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट को लेकर, कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पर्सनली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या ठीक है, हमारा फेसबुक ट्विटर हैंडल का जो पेज है वहाँ पर भी आप जाकर हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें आगे अब क्या है, इसमें आगे ये है कि ई-चालान से पेमेंट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, ठीक है। सावधानियाँ या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये आपको बेसिकली कुछ गाइडलाइंस दी जा रही हैं। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना होगा ई-चालान का और पेमेंट ऑफ फीस करना होगा इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। और जो लास्ट डेट आपको दी गई है वो शेड्यूल में दी गई है, ठीक है। और कैंडिडेट जो है वो किसी भी SBI ब्रांच में जाके जो फीस है उसको पेमेंट कर सकता है। ई-चालान फॉर्म जो है वो सिस्टम से केवल एक ही बार जनरेट होगा, ये ध्यान रखिएगा। गिवन टाइप ऑफ फीस के लिए, जैसे सीट कन्फर्मेशन फीस है या सीट एक्सेप्टेंस फीस है या फिर जो रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके लिए एक टाइप की फ़ीस के लिए सिर्फ एक बार जनरेट होगा ई-चालान, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपने ई-चालान फॉर्म जनरेट एक बार कर लिया तो आपकी ID से वो ई-चालान जो है वो दोबारा जनरेट नहीं होगा। इसलिए एक बार आप ई-चालान को जनरेट करते हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी को बिल्कुल सहेज के रखें, उसको बर्बाद ना करें, वो फिर आपको दोबारा जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर एक चीज़ और है, ई-चालान को अगर आप जनरेट कर लेते हैं सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है, आपको जाके फ़ीस भी जमा करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ई-चालान जनरेट करते हैं और फीस को पेमेंट नहीं करते हैं बैंक में जाके, तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट होगा और आपकी जो चॉइसेस वगैरह जो भी आप भर रहे हैं वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। विड्रॉल ऑफ सीट्स कुछ नोट करके यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या है कि विड्रॉल ऑफ सीट जो है वो हर तीनों राउंड में विड्रॉल ऑफ सीट्स आप कर सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में। और जो डेट मेंशन की गई है ऊपर, ठीक है, जो मतलब जो शेड्यूल में जो डेट्स मेंशन की गई है वो सारी की सारी टेंटेटिव है, ठीक है। वैसे जनरली चेंज कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आती है कि चेंज करनी पड़ती है तो उसके लिए लिखा गया है कि दे आर टेंटेटिव और इनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए आप सारी की सारी अपडेट्स के लिए आप जो CCMT की वेबसाइट है उसको बिल्कुल रेगुलरली विजिट करते रहे, ठीक है। और एक बात और है कि जो NSR के लिए स्टूडेंट्स हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। NSR के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो जिनको पहले, दूसरे, तीसरे राउंड के बाद कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, या जिन्होंने वहाँ से अपनी सीट विड्रॉ कर ली है, एक तो वो हो सकते हैं। और एक हो सकते हैं जो सिर्फ NSR में ही शामिल होना चाह रहे हैं, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर में जाके NSR के लिए। और अगर आपको पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में अगर कहीं पर भी कोई सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई सीट आपको अलॉट हुई थी तो आपने एक बार तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए होंगे, तो फिर उसमें आपको दोबारा RC में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको RC में जाने की ज़रूरत
नहीं है, आपको दोबारा आरसी में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एनएसआर में शामिल हो रहे हैं और आप पहले 3 राउंड में से किसी में भी जाके अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं रिपोर्टिंग सेंटर में, तो आपको दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जो 3 ऑप्शंस आपको बताए गए हैं, फ्लोटिंग, स्लाइडिंग और फ्रीजिंग, वो क्या है। सबसे पहला जो ऑप्शन आप समझने की कोशिश करें, सबसे आसान ऑप्शन है वो है फ्रीजिंग। उसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी सीट कहीं पर भी मिलती है, मान लीजिए पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड के बाद आपको कोई भी कॉलेज का कोई भी कोर्स, अगर कोई भी ब्रांच आपको मिलती है, कोई भी स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है, अगर आप उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और अपनी चॉइस में आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, अपने चॉइस को करवा लें फ्रीज। ठीक है, तो करंटली अलॉटेड जो आपको सीट है वो आपको मिल जाएगी और आपका जो प्रोसेस है वो आप प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे, आपको जाके फिर सीधे कॉलेज में जाके फीस जमा करनी होगी। ठीक है, ये है फ्रीजिंग का मतलब। फिर एक है फ्लोटिंग और एक है स्लाइडिंग, इन दोनों को बड़े ध्यान से समझना है। फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि आपका, जैसे मान लीजिए पहले राउंड में आपको कोई भी चॉइस मिलती है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बात करूँगा, जैसे मान लीजिए आपने 100 चॉइसेस फिल करी हैं CCMT के, जब आपने रजिस्ट्रेशन करा, जब आपने चॉइस भरे थे, आपने 100 चॉइसेस फिल करी हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको पहले राउंड में 75th नंबर की चॉइस मिलती है, आपको 75th नंबर की चॉइस मिलती है, और मान लीजिए वो 75th नंबर की चॉइस आपकी, मान लीजिए NIT वारंगल का कोई कोर्स है। ठीक है, मान लीजिए NIT वारंगल का कोई कोर्स है, आपने उसको 75th नंबर में रखा था और आपको वो चॉइस पहले राउंड में मिल गई। ठीक है, अब आपको उस कोर्स से तो आप संतुष्ट है नहीं। ठीक है, उस कोर्स से आप संतुष्ट नहीं है तो आप फ्रीजिंग तो नहीं करवाएंगे, आप या तो जाएंगे फ्लोटिंग में या आप जाएंगे स्लाइडिंग में। अब फ्लोटिंग क्या है कि जो आपकी 75th वाली चॉइस आपको मिली है, उससे ऊपर की जो 74th चॉइसेस हैं, अगर आप उन सबको कंसिडर करवाना चाहते हैं अगले राउंड के लिए, ठीक है, तो आप जाएं फ्लोटिंग में। लेकिन एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपने जो 75th नंबर की चॉइस आपको NIT वारंगल में कोई कोर्स मिला है, आपको ये लगता है कि यार NIT वारंगल तो अच्छा है, NIT वारंगल से मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं NIT वारंगल में ही जाना चाहता हूँ। अगर इससे ऊपर का कोई जो मैंने कोर्स भरा है, NIT वारंगल में जो चॉइस मैंने फिल की है NIT वारंगल में ही, अगर वो मुझे मिल जाए तो अच्छा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप स्लाइडिंग के ऑप्शन में जाएंगे। स्लाइडिंग के ऑप्शन का मतलब ये है कि वो जो भी चॉइसेस आपको मिली है अभी पहली बार में, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है, जो भी कोर्स में, जिस भी कॉलेज में, अगर आप उसी कॉलेज में, जैसे मान लीजिए NIT वारंगल की मैं बात कर रहा हूँ, 75th नंबर की चॉइस आपको NIT वारंगल मिली है, तो NIT वारंगल में ही आपने जो 75th नंबर की चॉइस से ऊपर, मान लीजिए आपने 5 चॉइसेस और भरी हुई है जो NIT वारंगल की है। ठीक है, आपने अलग अलग कोर्स भरे हुए हैं NIT वारंगल के ही। तो अगर आप NIT वारंगल में ही रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरी जो चॉइसेस हैं, जो ऊपर की 74 चॉइसेस हैं, उनमें से केवल वो 5 चॉइसेस ही प्रोसेस हो जो NIT वारंगल की है, मतलब आप NIT वारंगल में तो बिल्कुल रहना चाहते हैं, उससे बाहर आप नहीं जाना चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि यार जो कोर्स मुझे मिला है NIT वारंगल में, इससे शायद कुछ बेटर मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे स्लाइडिंग के ऑप्शन में। उस केस में ये होगा कि NIT वारंगल के ही आपकी जो चॉइसेस आपने जो आपको मिली है, उससे ऊपर की जो चॉइसेस हैं, सिर्फ NIT वारंगल वाली ही प्रोसेस की जाएंगी। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। फ्लोटिंग का मतलब है कि जो आपको मिला है उससे ऊपर की सारी चॉइसेस कंसिडर की जाएंगी, और स्लाइडिंग का मतलब ये है कि उससे ऊपर की सिर्फ वो वाली चॉइसेस कंसिडर की जाएंगी जो जिस कॉलेज में अभी आपको पहली बार में एडमिशन मिल चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में आपको उसको अच्छे से समझा चुका हूँ। मेरे को लगता है कि आपको ये बड़े आसान से समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और है जो विलिंगनेस परमिटेड है, वो ये है कि आप फ्लोटिंग अगर आपने दिया है, मान लीजिए पहले राउंड के बाद आपने फ्लोटिंग दिया है, तो फ्लोटिंग से आप स्लाइडिंग में जा सकते हैं, फ्लोटिंग से आप सीधे फ्रीजिंग में जा सकते हैं, स्लाइडिंग से आप फ्रीजिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है, उल्टा फ्रीजिंग से तो आप बाहर आ ही नहीं सकते, एक बार आपने फ्रीज कर दिया तो आप बाहर नहीं आ सकते। और एक बात का ध्यान और रखें कि स्लाइडिंग से आप फ्लोटिंग में भी नहीं जा सकते, फ्लोटिंग से स्लाइडिंग में जा सकते हैं, लेकिन स्लाइडिंग से फ्लोटिंग में नहीं जा सकते। ठीक है, वैसे वर्षा इसका जो उल्टा है वो वैलिड नहीं है या अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उसमें यही कुछ है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई अपने करवाने पड़ेंगे सारे के सारे, वहाँ पर जाके जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू, और आपको आरसी में जाके जो चेंज ऑफ ऑप्शंस करवाने हैं वो यही है कि आप किस तरीके से ऑप्शंस वहाँ पर चेंज करवा सकते हैं, अपनी विलिंगनेस दे सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल डीवीसी अगर आपको मान लीजिए पहले राउंड के बाद आपको कुछ भी चीज़ मिलती है, प्रोविजनल आपको मिलता है, तो आप अपनी विलिंगनेस दूसरे और तीसरे राउंड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनको पर्सनली जाके आरसी में रिपोर्ट करना पड़ेगा, और क्या क्या चीज़ अपने साथ लेके जानी पड़ेगी, तो ओरिजिनल डीवीसी दैट इज़ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जो आपको पहले राउंड में मिला है। गेट स्कोर कार्ड लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, एक वहाँ पर जाके आपको एक चेंज ऑफ विलिंगनेस का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और आपको अपनी विलिंगनेस मॉडिफाई करने के लिए भी वहाँ पर एक नया डीवीसी बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो मॉडिफाइड विलिंगनेस है कि आपने नई विलिंगनेस वहाँ पर क्या दी है, कि आप मान लीजिए पहले राउंड में आपने फ्लोटिंग दिया था, अब आप स्लाइडिंग करवाना चाह रहे हैं, या स्लाइडिंग से आप फ्रीजिंग करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी आपको एक फॉर्म भरना
पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई विलिंगनेस चेंज नहीं करना चाहता, मान लीजिए आपने पहले राउंड के बाद स्लाइडिंग या फ्लोटिंग कुछ भी दिया है, दूसरे राउंड के बाद भी आप उसको वही रखना चाहते हो, आपको संतुष्ट नहीं हो दूसरे राउंड के बाद भी, तो स्लाइडिंग और फ्लोटिंग ही रहने देना चाहते हो, जो भी आपने दिया होगा स्लाइडिंग या फ्लोटिंग में से कुछ भी, अगर आप वही रहने देना चाहते हो तो फिर आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको वेट करना होगा सब्सिक्वेंट राउंड की अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट रिपोर्टिंग एट दी आरसी, अगर आप आरसी में जाके रिपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है, जिनको किसी भी राउंड में सीट अलॉट होती है, ठीक है, और वो रिपोर्ट अगर नहीं करते, टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड का मतलब है कि जो आपको टाइम फ्रेम दिया गया है इस दिन से इस दिन तक, अगर आप वहाँ पर जाके रिपोर्ट नहीं करते हो तो वो अपनी सीट्स लूज़ कर देंगे, ठीक है, वो अपनी सीट्स लूज़ कर देंगे, वो सीट अलॉटमेंट के लिए सब्सिक्वेंट राउंड में कंसिडर नहीं किए जाएंगे एक्सेप्ट फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एनएसआर। फिर आपको अगर सीट चाहिए तो आपको एनएसआर के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सीट कंफर्मेशन फीस वही है जो 10,000 रुपये की मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो बाद में दी जाएगी जब आप 10,000 रुपये जब आपको सीट कंफर्म करवानी है, जब आप फ्रीज करवा रहे हैं सीट को वहाँ पर, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट रिपोर्ट करने के लिए मतलब रिपोर्ट नहीं करता किसी भी कारण से, ठीक है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो क्या होगा, जो अलॉटेड सीट है, ठीक है, अलॉटेड सीट जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और जो फी डिपॉजिट आपने करी है, सीट एक्सेप्टेंस फी एंड सीट कंफर्मेशन फी जो है वो रिफंड हो जाएगी, 1,000 रुपये कट के वो जो बाकी बची हुई फीस है वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एनएसआर के बारे में थोड़ा सा। एनएसआर में क्या है, देखिए एनएसआर की एलिजिबिलिटी क्या है कि या तो जिन्होंने अपने एडमिशन को विड्रॉल कर लिया है और या फिर जिन्होंने आरसी में रिपोर्ट नहीं करा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और या फिर फाइनल एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट में, जो मैंने पिछले साइड में बताया, वो एलिजिबल है, ठीक है। जिनको सीट अलॉट हुई थी, जिन्होंने वो सीट अलॉट जो है वो कैंसिल कर दी है, मतलब कैंसिल हो गई है ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी क्राइटेरिया, ठीक है, किसी भी क्राइटेरिया की वजह से अगर वो सीट आपको नहीं मिली है बट स्टिल फुलफिल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन, अगर आप उनके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करते हैं और बाकी किसी भी क्राइटेरिया को अगर वो नॉन फुलफिल करते हुए उनकी सीट कैंसिल कर दी जाती है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे एनएसआर के लिए, ठीक है। और अगर जिनको कहीं पर भी जिन्होंने पहले राउंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया था, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं एनएसआर के लिए, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वैकेंसी ऑफ एनएसआर जब आपकी सारी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जो इंटरनल स्लाइडिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी उसके बाद 4 जुलाई को ये जो एनएसआर की वैकेंसी है ये डिक्लेयर की जाएगी, ठीक है। इसके आउट टाइम में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सिमिलर है टू द अर्लियर रजिस्ट्रेशन, जो फीस है वो थोड़ा सा बस बढ़ जाती है 42,200 और 11,700 कैटेगरी के हिसाब से। पेमेंट के भी ऑप्शंस वही हैं, ई पेमेंट करा सकते हैं या ई चालान करा सकते हैं किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाके, ठीक है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग तो पहले की तरह ही और वो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट जो है उनको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे जो शेड्यूल दिया है उसमें, और उसके बाद लॉक चॉइसेस की आप प्रिंट करा लीजिए। और जो कैंडिडेट जिन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर किया है, एनएसआर फीस दी है, अपनी चॉइसेस फिल भी करी हैं, लॉक भी करी हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट भी कराए हैं, ठीक है, वही सिर्फ एनएसआर के सीट अलॉटमेंट के लिए कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। एनएसआर में बेसिकली क्या है कि शामिल होने के लिए जितने भी आपको स्टेप्स दिए गए हैं सारे के सारे मैंडेटरी हैं, ध्यान रखिए सारे के सारे स्टेप्स मैंडेटरी हैं, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जिन्होंने बेसिकली पहले ही रजिस्टर कर दिया है और अपनी चॉइसेस सबमिट कर दी है, जो पहले 3 राउंड थे, और उनका जो अर्लियर रजिस्ट्रेशन और फील्ड चॉइसेस हैं वो अब नल एंड वॉइड हो जाती है, मतलब उनका कोई मतलब नहीं रहता, आपको सारी की सारी चॉइसेस जो है वो दोबारा से फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखिएगा कि मान लीजिए आपने पहले 3 राउंड के लिए चॉइसेस फिल करके रखी थी और आपको वहाँ पर अगर कोई सीट नहीं मिलती है या आपने विड्रॉ कर लिया है तो ये ना मान के चले कि एनएसआर में भी वही चॉइसेस आपकी कंसिडर की जाएंगी जो आपने पहले भर ली थी, ठीक है। एनएसआर में आपको दोबारा से सारी की सारी प्रोसेस चॉइसेस फिल करने वाली और वो सारा जो लॉक वगैरह है वो सब दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड ऑफ एनएसआर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एनएसआर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का बिफोर द एनएसआर सीट अलॉटमेंट, जिन्होंने पहले ही रिपोर्ट कर दिया है और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं किसी भी 3 राउंड में, और या फिर एंड विड्रॉल ले लिया है, ठीक है, किसी भी कारण से विड्रॉल ले लिया है, उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको अलॉटमेंट मिलता है एनएसआर में वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे और वहाँ की मतलब जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पर जाके उसके अकॉर्डिंग जो मेंशन वहाँ पर शेड्यूल मेंशन किया गया है उसमें जाएंगे और वहाँ पर फीस जमा करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं जो आपको पहले ही बता रहा था, एक बार आपकी अगर सीट अलॉट हो जाती है एनएसआर में तो वहाँ पर कोई रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। एनएसआर फीस, टोटल एनएसआर फीस जो 42,200 रुपये या 11,700 रुपये वो बिल्कुल भी रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है
तो सिर्फ एनएसआर पार्टिसिपेशन फीस रिफंड की जाएगी। ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो सिर्फ एनएसआर पार्टिसिपेशन फीस रिफंड होगी, जो है आपकी 40,000 और 10,000 वो रिफंड होगी। जो 2200 रुपये और जो 1700 रुपये हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, वो रिफ़ंड किसी भी हालत में नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और ये रिफ़ंड किए जाएंगे या आपकी सीसीएमटी काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, इसके बाद कैंसिलेशन एंड रिफंड के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये 2200 और 1700 रुपये जो है ये नाइदर रिफंडेबल है नॉर एडजस्टेबल है। ठीक है, और अगर आपने जो बाकी फ़ीस आपने पे करी है, अगर वो 1000 रुपये कट के रिफ़ंड हो जाएगी कब? अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है 20,000 रुपये की अगर वो पे कर दी है लेकिन आपने रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट नहीं किया तब। अगर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 20,000 रुपये जमा कर दिए हैं, रिपोर्टेड सेंटर आप आरसी रिपोर्टिंग सेंटर में आके आपने रिपोर्ट भी किया है और आपने अपनी सीट का कैंसिलेशन या विड्रॉल कर लिया है तो ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस और सीट कन्फर्मेशन फ़ी आपने पे की है लेकिन आपने कॉलेज में आके एडमिशन नहीं लिया तब भी आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। मतलब 10,000 रुपये, 20 और 10 मिला के 30 और 30 में से 1 घटा के यानी कि 29,000 रुपये आपके यहाँ पर वापस हो जाएंगे। सीट आपको अलॉट हो गई है लेकिन आपने रिपोर्टेड सेंटर में अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपने रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तीसरे राउंड के बाद और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद तब भी। और अगर आपने एनएसआर के रजिस्टर किया है लेकिन आरसी में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आप गए हैं बिफोर एनएसआर सीट अलॉटमेंट, तो भी आपकी ये जो सीट है ये जो आपका पैसा है ये वापस हो जाएगा। ठीक है, और एनएसआर के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर बार बार ये लिखा हुआ है कि अगर आपको एनएसआर के लिए फ़ीस, अगर आपको एनएसआर में सीट अलॉट होती है तो आपके लिए कोई भी रिफ़ंड नहीं है, और अगर आपको सीट अलॉट होती है तो रिफ़ंड नहीं है, और अगर सीट नहीं अलॉट होती है तो आपको पैसा रिफ़ंड जो है एनएसआर पार्टिसिपेशन फ़ी 40,000 और 10,000 वो 40,000 या 10,000 जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कैंसिलेशन कराने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सेम आरसी रिपोर्टिंग सेंटर में जाना है और अप्लाई करना है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अलॉन्ग विद द डीवीसी एंड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, और रिफंड जो होगा वो पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस होने के बाद ही होगा। ठीक है, अगर देखिए आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड पेइंग द इंस्टीट्यूट बैलेंस फी। ठीक है, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने किसी भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो आपको मिला है वहाँ पर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग कर दी है और आपने इंस्टीट्यूट की फ़ीस है अगर जो बची हुई फ़ीस है वो 20,000 और 10,000 को हटाकर जो फीस है अगर आपने वो वहाँ पर जमा कर दी है तो उसके बाद जो भी कैंसिलेशन या फ़ी रिफ़ंड होगा या जो भी होगा वो फिर इंस्टीट्यूट के जो नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने एक बार जाके कॉलेज की फ़ीस जमा कर दी तो फिर सीसीएमटी आपके किसी भी रिफ़ंड या किसी भी कैंसिलेशन के लिए बाध्य नहीं है, मतलब सीसीएमटी उसको प्रोसेस कर ही नहीं सकता। फिर वो सारा का सारा जो मामला है वो इंस्टीट्यूट के पास आ जाता है और इंस्टीट्यूट के जो भी नॉर्म्स होंगे जिस भी हिसाब से कि वो कोई फीस रिफंड करते हैं या नहीं करते हैं वो जो भी होगा वो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, और ये कब है? जब आपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकली रिपोर्ट कर दिया है और अपनी जो फीस है इंस्टीट्यूट की जो बैलेंस फीस है उसको पे कर दिया है। ठीक है, आगे तो ये लास्ट बस कॉन्टैक्ट अस का बनना है, ये फिर से वही सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों में किसी में भी कोई प्रॉब्लम पाते हैं तो उन चीज़ों को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी जो सीट मैट्रिक्स वगैरह आएगी, अभी ये सीट मैट्रिक्स वगैरह आई नहीं है, सीट मैट्रिक्स वगैरह आएगी तो आप उसको भी देख लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस फिल करते चलें। और एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि जो स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन है किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी कोर्स की, उस पर थोड़ा सा स्पेशल आपको फोकस रखना पड़ेगा कि आप वो स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। और एक चीज़ और बता दूँ, चॉइसेस फिल करते वक्त ध्यान ये रखना है कि चॉइसेस को इस ऑर्डर में फिल करना है कि जैसे आप मान लीजिए आपके किसी इंस्टीट्यूट में जाने की इच्छा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पर दो वर्ड का यूज़ करूँगा, एक होगा इच्छा और एक होगा मतलब मिलने के चांसेस है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपका स्कोर बहुत कम है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। मान लीजिए आपका स्कोर है 400। ठीक है, 400 का आपका स्कोर है और आप जाना चाहते हो NIT त्रिची में, सबसे ज़्यादा इच्छा आपकी NIT त्रिची में जाने की है, आपका स्कोर है 400। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा और बेटर एग्जांपल लेके बात करता हूँ। सपोज करिए आप मैकेनिकल से हैं। ठीक है, आप मैकेनिकल से हैं, जैसे भी हम सब मैकेनिकल से हैं, यहाँ पर आप सब मैकेनिकल से हैं और आप मान लीजिए कोई भी है मैकेनिकल से हैं और आप मान लीजिए थर्मल इंजीनियरिंग में आप या डिज़ाइन इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं NIT त्रिची में। ठीक है, त्रिची में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका स्कोर है मान लीजिए गेट में इस साल या किसी के साल की कोई भी साल 15, 16, 17 में आपका स्कोर है 400। ठीक है, आपको 400 का स्कोर है, आपको चाहिए NIT त्रिची में थर्मल, तो आपको पहले राउंड में वो मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आपकी जाने की इच्छा सबसे ज़्यादा है
तो आप क्या करें, इस तरीके की चॉइसेस में जहाँ आपको जाने की इच्छा सबसे ज़्यादा है और मिलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, उनको आप सबसे ऊपर रखें। सबसे ऊपर से उनको इस तरीके की चॉइसेस को आप नीचे को लगाते चलें, जो आपको मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसको आप जितना नीचे रख सकते हैं चॉइस भरते वक्त उतना नीचे रखें। क्योंकि होगा क्या, अगर मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है और मान लीजिए आपको पता है, आप देख रहे हैं कि NIT श्रीनगर है, जैसे NIT श्रीनगर का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जनरली क्या होता है कि स्कोर्स बहुत कम जाते हैं और दूसरे तीसरे राउंड तक वहाँ पर काफ़ी सीट्स खाली रहती है, क्योंकि वहाँ के हालात की वजह से वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते, ठीक है। तो NIT श्रीनगर जैसे है, मान लीजिए NIT श्रीनगर को आप भरते हैं, NIT श्रीनगर आपके जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको चलो एक ऑप्शन के रूप में आप रखना चाहते हैं और आपने मान लीजिए NIT श्रीनगर को रख दिया 5वें नंबर पर, ठीक है, और मान लीजिए पहले राउंड में आपको, और आप मान लीजिए आपने जाना तो था कहाँ, NIT त्रिची में आपको करनी थी थर्मल, और आपने उसको NIT त्रिची की जो थर्मल है उसको तो आपने रख दिया 12वें नंबर पर, और NIT श्रीनगर को आपने रख दिया 5वें नंबर पर, NIT श्रीनगर की थर्मल या डिज़ाइन जो भी है उसको 5वें नंबर पर। तो अब क्या दिक्कत होगी, पहले राउंड में आपको NIT श्रीनगर मिल जाएगा और आपकी अब क्या होगा, आपके सब्सिक्वेंट राउंड्स में जो चॉइसेस प्रोसेस होंगी स्लाइडिंग में या फ्लोटिंग में, वो सिर्फ ऊपर की 4 होंगी। वो NIT त्रिची जो आपने 12वें नंबर पर भरा है उसको तो अब हवा भी नहीं लगेगी कि क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ मत करिए, जो चीज़ मिलने की चांसेस सबसे ज़्यादा है और जाने की इच्छा जहाँ सबसे कम है उसको जितना नीचे रख सकते हैं लास्ट में इस तरीके से लगाते चलिए और सबसे ऊपर चॉइसेस फिल करना स्टार्ट करिए उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको जहाँ जाने की इच्छा सबसे ज़्यादा है, जिस कॉलेज में जिस कोर्स में जाने की इच्छा सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ऊपर रखिए, और जिसके मिलने के चांसेस सबसे कम है उन सबको ऊपर रखिए, और जिनके मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है और जाने की इच्छा सबसे कम है उनको सबसे नीचे की तरफ को रखिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से हम चॉइसेस फिल करें, वो गलत सलत भर देते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो चॉइसेस आपकी प्रोसेस होने लायक बचती ही नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा भी है इस तरीके की गलतियाँ करते हुए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे सीख लें और ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। मेरे ख्याल से शायद यूट्यूब पर ये इस तरीके का पहला वीडियो है जो इतने डिटेल में आपको CCMT के प्रोसेस को समझा रहा है, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों कि आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें, और मैं अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आप उससे सीखें, और जो गलतियाँ लोगों ने पहले करी हैं या जो अभी भी शायद कर सकते हैं वो अब उस गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है। इससे आप कुछ सीखें, कुछ समझें, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करें। और बाकी अगर आपको इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी ऐसा लगता है कि जो आंसर नहीं हुई है, वैसे तो शायद ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं सारे पॉइंट्स को लेके आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया या कुछ भी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जो इसके डिस्क्रिप्शन, वैसे तो खैर इसमें आपको मेरे को आपको कोई स्पेशल लिंक्स देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि CCMT की वेबसाइट में जैसे ही आप जाएंगे, जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में ये ccmt.nic.in या फिर गूगल में आप जैसे CCMT या किसी भी और ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र में आप CCMT 2000 किसी भी वेब ब्राउज़र में या किसी भी सर्च इंजन में आप जैसे CCMT 2017 लिखेंगे तो आपको वो होम पेज वाला पेज मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी अगर आपका सवाल या कोई भी शक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल के पेज पर जाके आप बात कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज पर आप जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसके लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बड़े ध्यान से इस चीज़ को करें, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड है उसको पढ़ते रहें। उसमें मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा डिले हो गया उसके लेक्चर्स में, वो कुछ कारणवश हो गया, ठीक है। मैं ध्यान रखूँगा कि आगे से ना हो, और मैं उसके लेक्चर्स बना रहा हूँ, अभी भी मैंने काम चल रहा है, ठीक है। उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें और उसको पढ़ते रहें। और जिनका इस साल गेट में हो गया है उन सब के लिए तो मैंने ये लेक्चर बना दिया है CCMT का। जिनका नहीं हुआ है या जिनका अच्छा नहीं हो पाया है, जिनको बेसिकली PSU लाइक रैंक या स्कोर नहीं मिल पाया या NIT लाइक नहीं मिल पाया, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। उनके लिए हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड में पूरा प्रबंध करेंगे, पूरा उनके लिए पूरा उनको पढ़ाया जाएगा, और अगली बार अच्छे से मेहनत करेंगे, सब कुछ कोशिश करेंगे, बिल्कुल अगली बार अच्छा होगा, आपको PSU मिलेगा, नहीं तो NIT वगैरह IIT वगैरह आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू, और अपने सजेशंस देना, अपनी क्वेरी पूछना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की नई अपडेट्स आपको रोज़ रोज़ मिलती रहेंगी। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।